थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। देखो, थर्मो का मतलब जान रही है हीट, और केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब हो गया जो हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस में जो हीट चेंजेस होते हैं ना, उसी को हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। हीट चेंजेस जो हो रहा है उसको हम लोग एक्चुअली में यहाँ कैलकुलेट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। यानी it is that branch of physical chemistry, it is that branch of physical chemistry where we deal with the heat changes during a reaction। यानी किसी रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेज हो रहा है हम लोग उसकी बात करते हैं यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री में। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है इस चैप्टर का वो है हीट ऑफ रिएक्शन। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग डेल्टा एच आर, स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो डेल्टा एच नॉट आर लगा देंगे। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये थर्मोकेमिस्ट्री का। ये हर जगह आपको हीट ऑफ रिएक्शन टर्म्स दिखेगा, क्वेश्चन हर क्वेश्चन में लिखा हुआ ये मिलेगा, हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? तो सिंपल सा कोई भी रिएक्शन मान लो हो रहा है, मान लो A प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, कोई एक रिएक्शन है जो कि हो रहा है इस तरह से। तो किसी भी रिएक्शंस में जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होता है, किसी भी रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होता है, इवॉल्व या एब्जॉर्ब का मतलब आइदर कोई रिएक्शन हीट को आइदर एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो हीट को इवॉल्व करेगा। तो जो भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसे ही हम लोग कहते हैं डेल्टा एच आर, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है यहां तक। अब देखो, रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है, आइदर वो हीट इवॉल्व कर रहा होगा या फिर वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब रिएक्शन आपका दो टाइप का हो सकता है। मान लीजिए ए जो है वो बी बनाया और साथ में एक्स जूल पर मोल हीट इवॉल्व किया। यहाँ पे मैं चलो पर मोल के टर्म में बात नहीं करता हूँ, एक्स जूल हीट इवॉल्व किया। इस तरह के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे या एक्सोथर्मिक कहेंगे? इस तरह के रिएक्शन को एंडो कहेंगे या एक्सो कहेंगे? तो यार तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही, इसका रुको तुरंत कुछ सोल्यूशन देखने। सर एक्सो। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक। हाँ यार, अब आवाज आ गई। एक्सोथर्मिक होगा। और सेम वे में यदि हम हीट आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कह देंगे। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। यदि हीट प्रोडक्ट साइड में लिखा हो तो आप समझ जाना प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रहा है वहां। और यदि हीट आपका रिएक्टेंट साइड आ रहा है, इसका मतलब वहां पे हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, और ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक कह देंगे। ये चीज समझ में आया? अब देखो, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? एक तरह से डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं ना, डेल्टा एच को क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, गुड। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। इंथैल्पी चेंज। अच्छा, तो ये इंथैल्पी चेंज जो डेल्टा एच है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है?
एक्सटेंसिव। हाँ, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? यदि ए से बी, यदि इस प्रोसेस के लिए, अब मान लो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब जो भी हो रहा है, हम इसको डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसके लिए डेल्टा एच आर जो था ना, वो एक्स था। तो मुझे बताना, यदि रिएक्शन 2A गिव्स B हो गया, 2B हो गया, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? एक्स ही रहेगा या फिर ये डबल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए से बी यदि हीट ऑफ रिएक्शन का जस्ट ये मतलब है कि इस प्रोसेस में जो भी हीट इवॉल्व हुआ है या एब्जॉर्ब है, उसे ही हम लोग यहाँ पे एक्स कह रहे हैं। तो यदि हम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 टाइम्स ए गिव्स 2 टाइम्स बी, तो अब जो डेल्टा एच आर आएगा हीट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगा? एक्स ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स से 2x। 2x हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? सिंपल सा यार है। 2 टाइम्स रिएक्शन को कर दिया गया तो हीट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल मान लो, A gives B, C gives D। यहाँ पे डेल्टा एच आर का वैल्यू x1 है, यहाँ डेल्टा एच आर का वैल्यू x2 है। आपको बताना है A प्लस सी गिव्स B प्लस डी, इस प्रोसेस के लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? हीट ऑफ रिएक्शन में बोल रहा हूँ जो भी इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब हो रहा है। क्या बोल देंगे बताओ? सर x1 प्लस x2। हाँ, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? सिंपली हम इस दो रिएक्शन को ऐड किए हैं ना, इस रिएक्शन को लाने के लिए इस दोनों रिएक्शन को ऐड किए हैं। तो आपको भी कुछ नहीं, इस दोनों रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो हीट ऑफ रिएक्शन उसको ऐड कर देना है, दैट इज x1 प्लस x2 कर देना है। समझ आ रही है चीजें? इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लो। मान लो आपके पास A से B है, इसका हीट ऑफ रिएक्शन x है, तो B से A यदि हम रिएक्शन को कर दे तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? 1/x। 1/x हो जाएगा। और बताएं क्या हो जाएगा? यदि सर A माइनस x हो जाएगा। देखो यार, जस्ट इसका ये मतलब है ना, जब रिएक्शन ए से बी जा रहा था तो ये x किलो जूल हीट जो भी इवॉल्व एब्सॉर्ब कर रहा था, यदि हम रिएक्शन को उल्टा कर देना तो वो जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस करेगा। कहने का मतलब, मान लो जब ए से बी जा रहा था तो हीट ये इवॉल्व कर रहा था, मान लो, ठीक है ना, हीट इवॉल्व कर रहा था और इसमें x था। यदि हम रिएक्शन को उल्टा कर दे तो अब हीट किधर आ गया? अब यहाँ पे आपका इस वाले प्रोसेस में एक्स हीट इवॉल्व हो रहा था, हीट प्रोडक्ट साइड है ना, प्रोडक्ट साइड है मतलब हीट इवॉल्व हो रहा था। लेकिन यदि हम रिएक्शन को उल्टा कर दे तो अब ये देखो, अब ये एब्जॉर्ब कर रहा है या इवॉल्व कर रहा है? क्या बोलेंगे? हाँ, एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए अब ये प्लस एब्जॉर्ब। एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स लिख दो। इवॉल्व हो रहा है तो माइनस एक्स लिखेंगे और यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा। तो इसीलिए जब भी रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है, जब भी पलट दिया जाए रिएक्शन को, तो केवल साइन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ये चीजें? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग को दिखेगा, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन से क्वेश्चन दिखता है। अभी हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब ओवरऑल कोई भी रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट टर्म देखने जा रहे हैं वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड की यदि हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम डेल्टा एच नॉट एफ कर देंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो देखो, ये भी हीट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही होता है, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन में। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं ना, ये भी आपका हीट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही होता है, बस कंडीशन कुछ लगा दिया जाता है। कंडीशंस क्या होता है? तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो,
अच्छा, ऐसा बात है। चलिए, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको देखो हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द इंथैल्पी चेंज enthalpy change when 1 mole of the substance। अब वो कंडीशन क्या है, क्योंकि ये भी इंथैल्पी चेंज के बराबर ही होता है, बट कंडीशन लगा दिया जाता है। व्हेन 1 mole ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड अंडर standard condition, is formed under standard condition from its element in their standard state is known as standard heat of formation। शॉर्ट में हम इसे डेल्टा एच नॉट एफ लिख देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट का देखो, इंथैल्पी चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो सबसे पहले हमें जो समझना है ना, ये एलिमेंट और ये स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है। एक एग्जांपल के हेल्प से मैं जैसे बताता हूँ इसको। H2, या फिर ऐसा मैं बात करता हूँ, हाँ चलो, H2 plus Cl2 it gives 2HCl। ठीक है, HCl आपका गैस होता है, Cl2 गैस होता है, H2 गैस होता है। तो ये इस रिएक्शन में कुछ आपका हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुआ होगा। जब H2 plus Cl2 gives 2HCl, जब ये रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन में कुछ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुआ होगा। उस हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे, इसी हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं यदि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो। ये कंडीशन का मतलब, ये जो डेफिनेशन में मैंने कंडीशन लिखा, तो डेफिनेशन में दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन 1 mole ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कंडीशन स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ये दूसरा कंडीशन है। अब इस दोनों का क्या मतलब है, जब भी आपका कितना फॉर्म हो प्रोडक्ट, 1 mole ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म। यहाँ पे बताओ HCl का कितना मोल फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, 2 मोल। तो क्या 1 मोल बना, प्रोडक्ट का 1 मोल नहीं बना। तो क्या यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन है, क्या हम उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। क्या डेल्टा एच नॉट आर को डेल्टा एच नॉट एफ लिख सकते हैं, बोलिए यस नो लिख सकते हैं। नो सर, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 मोल प्रोडक्ट का नहीं बन रहा है। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, 1 मोल यदि हमें प्रोडक्ट का चाहिए तो इस रिएक्शन के साथ क्या किया जाए, इस रिएक्शन के साथ क्या किया जाए कि 1 मोल प्रोडक्ट का मिल जाए। डिवाइड कर देते हैं 2 से, सिंपल। तो हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स HCl गैस, काम हो गया अपना। अब इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व एब्सॉर्ब हुआ होगा, क्या उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा, तो देखो इक्वल टू होगा। क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन था 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, HCl का 1 मोल फॉर्म हो गया, बात सही है। दूसरा कंडीशन है, अच्छा ये 1 मोल जो सब्सटेंस का फॉर्म हो रहा है ना, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉर्म होना चाहिए, मतलब HCl गैस होते हैं तो गैस में ही फॉर्म होना चाहिए।
दूसरा कंडीशन है फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि H2 और Cl2 जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना HCl को बनाने के लिए, ये भी एलिमेंट्स H2Cl2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। मतलब H2 गैस होता है तो गैस होना चाहिए, Cl2 गैस होता है तो गैस होना चाहिए। मान लो हम इसको ऐसा लिख दिए, हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 लिक्विड गिव्स HCl गैस। क्या यहाँ का जो हीट ऑफ रिएक्शन है, क्या उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं? यस नो? नो। नो सर। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे Cl2 जो है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है? लिक्विड है। जबकि इसका स्टैंडर्ड स्टेट, क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? क्लोरीन नॉर्मल टेम्परेचर पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस। तो इसलिए यहाँ पे Cl2 गैस होना चाहिए था। समझ में आ रहा है ये चीजें? ठीक है। यस तो सर। हाँ, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन Yes, के लिए sir. बस यही दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। यानी हम हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट का 1 मोल बनना चाहिए और जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स भी आपका एक एक मोल, सॉरी, एलिमेंट्स आपको बस स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। इसका मोल 1 हो, रिएक्टेंट का 1 मोल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है। Yes. तो हाँ, तो नेक्स्ट सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट तो हम लोग ये जानेंगे कि सभी एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। ठीक है। तो जो जो एलिमेंट अपने काम का है, केवल उसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक साइड लिख दे रहा हूँ एलिमेंट और दूसरे साइड आ जाएगा उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म। विवेक लिख रहे हो क्या? चलिए, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल फॉर्म H2 गैस होता है, ऑक्सीजन का O2 गैस होता है, नाइट्रोजन का N2 गैस होता है, इसी तरह से क्लोरीन का Cl2 गैस होता है। ब्रोमीन का कोई बताएगा क्या होता है? Br2। ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड लिक्विड Liquid. गैस। Liquid. वेरी गुड, शाबाश। ब्रोमीन इज द ओनली एलिमेंट विच फॉर्म्स इन लिक्विड स्टेट। ओनली एलिमेंट नहीं, मतलब हेलोजन में ओनली एलिमेंट होगा जो लिक्विड में पाया जाता है। आयोडीन, आयोडीन का स्टैंडर्ड स्टेट Solid. Solid. सॉलिड। वेरी गुड। सर ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये थर्मोकेमिस्ट्री चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट। ओके। तो ये चलो, कब से स्टार्ट हुआ, कितना पढ़ा दिया इसमें? ज्यादा नहीं पढ़ाया गया, देख लो इतना पढ़ाया गया, यहाँ से स्टार्ट पढ़ाया हुआ गया। अभी? हाँ, मतलब बेसिक टर्म्स हुआ, अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं किए इस पे। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना है। यस सर। लेट क्यों हो गया? सर वो लेट हो गया, मैं शादी में चला गया था। अच्छा, कल रात में? जी सर। चलो, कार्बन, कार्बन का स्टेबल स्टेट कौन सा है? स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट। देखो, कार्बन के बहुत सारे, Graphite. हाँ, कार्बन का बहुत सारे एलोट्रॉप्स फॉर्म होते हैं। जैसे आपका डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, चारकोल भी होता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है कार्बन का? ग्रेफाइट है। इस चीज को ध्यान रखना। फास्फोरस, फास्फोरस के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब जब सेम एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, फिजिकल स्टेट में, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो फिलहाल आप बस याद रखिए, कार्बन का स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट होता है। फास्फोरस में भी रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, रोम्बिक फास्फोरस, मोनो, इस तरह अलग अलग होते हैं। तो याद रखिएगा, फास्फोरस जो होता है वो व्हाइट फास्फोरस इसका एग्जिस्ट करता है। व्हाइट फास्फोरस आपका स्टेबल फॉर्म होता है। इसी तरह से सल्फर का रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है। और फिर बोरोन की यदि हम बात करें तो बोरोन भी आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स और उनके स्टैंडर्ड स्टेट हैं, ये आपको याद रखना है। देख लो कुछ कुछ चीजें, ये तो स्टार्टिंग के गैस होते हैं। ब्रोमीन आपका लिक्विड में पाया जाता है, आयोडीन सॉलिड में, कार्बन ग्रेफाइट में, फास्फोरस व्हाइट होता है, सल्फर का रोम्बिक सल्फर, बोरोन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। Yes, sir. ओके, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं।
जैसे कार्बन ग्रेफाइट है प्लस O2 गिव्स, ये कार्बन ग्रेफाइट भी डायमंड कर देते हैं, कार्बन डाइबर्ड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इस प्रोसेस में जो डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन आया, हीट ऑफ रिएक्शन हम किसको कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, जो भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुआ हुआ इस प्रोसेस में उसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब आप बताइए क्या हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल लिखे या नहीं लिखे, लिखे या नहीं लिखे? नो। नो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्या गलती हो गई? कार्बन अपने कार्बन। वेरी गुड, यहाँ पे कार्बन जो है वो डायमंड फॉर्म है जबकि इसका स्टेबल फॉर्म होता है ग्रेफाइट। लेकिन यदि हम सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस लिखे तो बताइए यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होगा? यस। यस सर होगा, वेरी गुड। अच्छा, क्या सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस इट गिव CO, क्या यहाँ पे हाफ O2 कर देते हैं CO गैस, क्या यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल लिखा जाए? यस सर, नो सर, लिखा जाए या नहीं लिखा जाए? नो। नो सर, क्यों नहीं लिखा जाए, क्या गलती हो गई इस रिएक्शन में, बताइए क्या गलती हो गई, कहाँ गलती है इसमें? मोल्स। देखिए रिएक्टेंट का मोल से अपने को मतलब नहीं होता, प्रोडक्ट का 1 मोल बनना चाहिए। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या लिखे थे, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी जिसका फॉर्मेशन हो रहा है ना उसका 1 मोल बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट का 1 मोल जरूरी नहीं, लेकिन आगे फिर देखो तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड अंडर क्या लिखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना वो स्टैंडर्ड कंडीशन में बनना चाहिए। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो कार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपका स्टेबल नहीं है, आपका CO2 स्टेबल होता है। ये CO फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा यदि इसको O2 और फर्दर मिल जाए तो, इसका मतलब CO आपका स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, बस इसको थोड़ा और ऑक्सीजन दे दो CO को, ये फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन CO2 यदि एक बार बन गया तो ये फिर आपका आगे कन्वर्ट नहीं होने वाला है, इसलिए CO2 स्टेबल फॉर्म होता है जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका अनस्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट जो बन रहा है ना वही आपका स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल क्यों नहीं हुआ, क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन को समझने के लिए। Write the equation for which the enthalpy change का मतलब कौन सा रिएक्शन है, मतलब कौन सा डेल्टा एच है, डेल्टा एच आर। यदि इंथैल्पी चेंज केवल लिख रहा है इसका मतलब डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन का बात हो रहा है, इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एफ। डेल्टा एच नॉट एफ का मतलब समझ ही रहे होगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल HBr N2O B2O3 CaCO3 NH2 CH2 COH। अब ये क्वेश्चन, अब समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या करना है, आपको राइट द इक्वेशन लिखना है और फॉर विच द इंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एफ ओ। मतलब आपको इक्वेशन लिखना है जिसमें हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन के। तो अब आप ही लोग बताओ भाई कैसे लिखोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ एचबीआर का फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन कौन से एलिमेंट से होगा, ये सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग। एचबीआर का फॉर्मेशन कौन कौन से एलिमेंट से होगा? H2Br
H2। और H2 का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए? सॉलिड, लिक्विड, गैस? गैस। गैस। आगे बताइए, ब्रोमीन का स्टैंडर्ड फॉर्म? लिक्विड। Br2, लिक्विड होना चाहिए। एंड इट गिव्स, बताइए आगे क्या लिखे? 2HBr। 2HBr। लेकिन यदि 2HBr लिखेंगे तो क्या हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल हुआ? क्या हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल हुआ? बोलो। नो सर। नो सर। फिर क्या करना होगा? हाफ से मल्टीप्लाई कर। हाँ, हाफ से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से आप डिवाइड कर दो हर जगह। तो अब देखो आपका HBr का भी 1 मोल हो गया। सर हाँ बोलिए। सर जो रिएक्टेंट साइड है वहां तो ऑलरेडी 1 मोल है ना। रिएक्टेंट से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट का 1 मोल बनना चाहिए, ये जरूरी है। डेफिनेशन में बोलता है कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब आपका 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी जिसका फॉर्मेशन हो रहा है ना, जो बन रहा है ना, उसका 1 मोल बनना चाहिए। रिएक्टेंट में 1 मोल 2 मोल 3 मोल से अपने को कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए HBr का अपने को 1 मोल करना है। हमारा ध्यान होना चाहिए प्रोडक्ट में जो बना है ना, उसका 1 मोल है या नहीं, बस इससे अपने को मतलब। रिएक्टेंट में यहाँ पे हाफ है, 2 है, 3 है, 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? ओके सर। हाँ, तो अब इस रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, यही आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल भी होगा। समझ में आया? तो अब जल्दी से आप लोग बताओ, N2O के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? चलिए N2O के लिए जल्दी से बता दो। N2 + O2। N2 का फिजिकल स्टेट? N2 का फिजिकल गैस। स्टेट गैस। आगे बताइए। O2 O2 का फिजिकल स्टेट गैस। गैस। इट गिव्स 2H2। 2N2O। अब N2O को 2 नहीं रखना है, N2O को कितना रखना है? 1 रखना है। 1। अब N2O 1 कैसे करा जाए? यहाँ पे तो नाइट्रोजन ठीक है भाई, 2 इधर भी है 2 इधर और भी, ऑक्सीजन बैलेंस है। को हाफ कर देंगे। वेरी गुड। O2 को हाफ कर दिया जाए। O2 को यदि हम हाफ कर देते हैं तो देखो, ऑक्सीजन भी 1 हो गया, नाइट्रोजन भी 1 हो गया N2 हमारा। और इस रिएक्शन के लिए हम बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं यस आता? सर। चलो यार, तो जल्दी से आप लोग B2O3 का बताओ जल्दी से। B2O3 कौन कौन सा एलिमेंट से मिलकर बना है, बस ये देख लो। B2O3 कौन कौन सा एलिमेंट से मिलकर बना है? बोरोन, ऑक्सीजन। बोरॉन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बोरोन लिखेंगे। बोरोन का फिजिकल स्टेट बताओ। सॉलिड। सॉलिड। और ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट? O2 गैस। अपने को प्रोडक्ट में क्या बनाना है? B2O3। अब B2O3 का तो 1 मोल बनाना, ये तो अपने पास मजबूरी है। तो इसके लिए अब बोरोन में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? बोलिए, इधर तो 2 बोरोन है ना, 2 बोरोन के आइटम है, यहाँ पे बोरोन के 1 आइटम है, क्या किया जाए? बोरोन के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए? 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऑक्सीजन के साथ बताओ क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 3। हाँ देखो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो गया ना। अपने को ऑक्सीजन 3 चाहिए, तो अभी है 3 2 6, इसको फिर 2 से डिवाइड करो, 3/2 हो गया 3 ऑक्सीजन। अगेन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डेल्टा HR है वही आपका डेल्टा H0 F होगा। अब लास्ट CaCO3 है। कैल्शियम सर कार्बोनेट डाउट कौन? है। हाँ, कौन सा डाउट है? सर वो बोरोन की जगह B2 नहीं लिख सकते हैं? नहीं ना, बोरोन आपका B के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन C के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना? बोरोन का भी देखे हो B2, जैसे यस ऑक्सीजन सर। डायटोमिक होता है, हाइड्रोजन डायटोमिक होता है, क्लोरीन डायटोमिक होता है, बोरोन डायटोमिक नहीं होता है। ठीक है? कैल्शियम यस कार्बोनेट। सर। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या लिखेंगे? Ca, कैल्शियम सॉलिड, प्लस कार्बोनेट में कार्बन एलिमेंट है। कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ जल्दी से। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। प्लस O3 के लिए क्या लिखेंगे? O2। एंड इट गिव्स CaCO3। अब बताओ, कैल्शियम का कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नो। नो। आप लोग मीटिंग उसी आईडी से ज्वाइन कर लेना फिर से। कार्बन का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है?
कार्बन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नो सर, कार्बन का तो वन ही एटम है ना प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट में भी वन एटम रखेंगे। ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3/2 कर देते हैं, काम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? बोलो कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पे भी Yes. डेल्टा करते हैं आगे। तो अब आप लोग को बताना है ये NH2 CH2 COH, इसका हम हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? चलो यार तुम लोग बोलते हो, चलो अब मैं शांत रहूंगा, पहले बताइए, बोलो यार, आवाज नहीं आ रही दुआ तुम्हारी। सर N2 हाँ plus H2 plus C2। N2 देखो, सबसे पहले यार कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ना ये देख लो आप लोग। तो इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। 4 तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो बस N2 हो गया, H2 हो गया, कार्बन, कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते चलो, N2 गैस, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म H2 गैस, कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। और क्या बच गया? O2, O2 का स्टैंडर्ड फॉर्म O2 गैस। और लास्टली अब क्या बन जाएगा, ये फाइनली प्रोडक्ट क्या बना देगा? NH2 CH2 COOH। हो गया काम अपना। अब बताओ नाइट्रोजन कितने मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? देखो चेक करो, बताओ प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, N2 में कुछ मल्टीप्लाई किया जाए, आपसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, काम हो जाएगा। आगे बताओ हाइड्रोजन H2 में मल्टीप्लाई किया जाए, 2 का मल्टीप्लाई सर। 2 का मल्टीप्लाई नहीं, टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितना है देखो चेक करो। 5/2 से मल्टीप्लाई। हाँ वेरी गुड, 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाइड्रोजन H2 है, इधर भी H2 और इधर H, 5 हाइड्रोजन है टोटल। 5 है तो यहाँ पे 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 टू 10 हाइड्रोजन हो गया, इसलिए हम इसको 2 से अगेन डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 हाइड्रोजन हो गया हैंड साइड में। अब बताइए कार्बन के साथ क्या किया जाए? कार्बन ग्रेफाइट के साथ 2 से मल्टीप्लाई। हाँ तो कार्बन के 2 ही एलिमेंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। O2 के साथ क्या किया जाए? कुछ नहीं। कुछ नहीं, हाँ सही, ऑक्सीजन अपना बराबर है दोनों साइड।